हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एफएफटी। सो अब हमारा एआई का एग्ज़ाम है। सो इस लेक्चर में हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग द चीट शीट और जो भी हमारे एमआरक्यूज होते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने पढ़ लिया है सो दिस विल बी लाइक अ रिविजन वीडियो। हम थोड़ा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर दैट यू कैन परचेज द कोर्स। तो उसमें मैंने चारों यूनिट्स एकदम डिटेल में कराए हैं। ऑलमोस्ट एक डेढ़ डेढ़ दो घंटे के लेक्चर्स हैं फॉर ईच यूनिट। एंड ऑल्सो वहाँ पे हमने एक एमआरक्यू का लेक्चर बनाया है। सो उसमें हमने पास्ट ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स के एंड सेम एंड मिड सेम दोनों डिस्कस किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। देखो, एआई बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, तो अगर आपके पहले के एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं भी गए हैं, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस कि ये एग्ज़ाम आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स हैं एंड काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, सिंपल है। सो इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के यू कैन इम्प्रूव योर जीपीए ऑल्सो। ठीक है, तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, सो यू कैन स्टार्ट विद यूनिट 3 एंड यूनिट 4, क्योंकि उसमें काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स हैं। जैसे यूनिट 4 में ऑलमोस्ट बस 5-6 टॉपिक्स हैं एंड उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेम फॉर यूनिट 3। सो यू कैन गो थ्रू यूनिट 3 एंड 4 फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 1। देखो, यूनिट 1 में सबसे पहले यही आता है कि एआई की डेफिनेशन क्या होती है। तो एआई हमारी कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है दैट इनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना। कि जो हम टास्क करते हैं वो मशीन कर पाए, मतलब हमारी तरह सोच पाए, समझ पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए, उसे ही हम एआई कहते हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि मशीन्स को मशीन्स को ऐसे बनाना ताकि वो हमारी तरह सोच पाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, लर्न कर पाए, अडेप्ट कर पाए, अनसर्टेनिटी हैंडल कर पाए और इम्प्रूव करे विद एक्सपीरियंस। सो दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। अब फाउंडेशंस ऑफ एआई क्या होता है, मतलब एआई कोई एक चीज़ से नहीं बना है कि बस मैथ्स यूज़ हो रही है उसमें। उसमें मैथ्स भी यूज़ होती है, फिलोसफी भी, साइकोलॉजी भी, न्यूरो साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी, ऐसे करके। ठीक है, अब अम, इसमें हमारे पास स्टेट स्पेस सर्च आ जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, स्टेट से स्पेस सर्च क्या होता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम एक इनिशियल स्टेट बना सकते हैं, एक गोल स्टेट। लाइक आपको चेस खेल रहे हो आप, या सुडोकू खेल रहे हो, तो आप वहाँ पे एक इनिशियल स्टेट दे सकते हो। मतलब इनिशियली आपका बोर्ड कैसा दिख रहा है। गोल स्टेट मतलब आपको क्या अचीव करना है। एक्शंस की आप क्या क्या मूव ले सकते हो। पाथ कॉस्ट की एक मूव लेने में आपको क्या कॉस्ट लग रही है, क्या आपका बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट इज योर पाथ कॉस्ट। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ऑल्सो इफ आई शो यू इन नोट्स, तो यही चीज़ हमने अच्छे से कवर की है इसमें। एक सेकेंड। या सो स्टेट स्पेस सर्च से क्वेश्चन आ जाता है। ऑल्सो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि एग्जाम्पल्स बताओ। सो वाटर जग प्रॉब्लम है आपका, 8 पजल प्रॉब्लम है। सो दीज आर योर सम एग्जाम्पल्स फॉर स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है आपका कि मतलब इट इज़ अ सिस्टम जिसमें आपका प्रोडक्शन रूल्स होता है, नॉलेज बेस होता है, वर्किंग मेमोरी होती है और एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, और ये सब साथ में काम करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, रूल बेस मतलब आपका होता है जिसमें आपने स्टोर किया है कि अच्छा अगर ये कंडीशन हो तो ऐसे करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। वर्किंग मेमोरी, यहाँ पे आप करंट जो चीज़ चल रही है उसकी नॉलेज स्टोर करते हो। इन्फ्रेंस इंजन यही रूल्स को अप्लाई करके आपके लिए डिसीजन बनाता है। एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी क्या करती है कि ये डिसाइड करती है कि कौन सा रूल किस ऑर्डर में अप्लाई होगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोडक्शन सिस्टम। एंड प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप्स आ जाते हैं, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक। ये हमारा यूनिट 2 में थोड़ा डिटेल में वहाँ पे अब आप हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है इंटेलिजेंट एजेंट्स।
ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं? ये एक एंटिटी है जो एनवायरनमेंट को परसीव करती है थ्रू सेंसर्स और उसके ऊपर एक्ट करती है थ्रू एक्चुएटर। जैसे मैंने आईज से कुछ चीज़ देखी एंड फिर मैंने मान लो कि मैंने आईज से देखा कि गैस ऑन है, तो मैं अपने हैंड से गैस ऑफ कर दूंगी, राइट? तो इंटेलिजेंट एजेंट्स भी ऐसे ही परफॉर्म करता है। इसमें भी मेनली तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है सेंसर। सेंसर मतलब जिससे आप इनपुट ले रहे हो, कि मतलब परसीव मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो एनवायरनमेंट को कि अच्छा भाई एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। एंड होता है फिर एजेंट प्रोग्राम जो डिसाइड करता है कि अच्छा भाई ये अभी कंडीशन है तो अभी क्या एक्शन लेना है। एंड देन हमारे पास होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स आर बेसिकली कि एक्शन कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके कुछ टाइप्स होते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स, ह्यूमनॉइड, नॉन ह्यूमनॉइड, सिंगल एजेंट, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, ठीक है। एंड सेकेंडली आपका ये टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट वो पूछ लेता है कभी कभी, सो दिस यू कैन रीड वंस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इंटेलिजेंट एजेंट्स। उसके बाद हमारे पास पीस रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बेसिकली वही है कि आपको एक एजेंट टास्क एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करना है तो आप क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हो। परफॉर्म, पी फॉर परफॉर्मेंस मेजर, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, ए इज़ फॉर एक्चुएटर्स एंड एस इज़ फॉर सेंसर्स, ठीक है। So this was your intelligence system. This is an important topic from this system. ठीक है, फिर एनवायरनमेंट के टाइप्स मैंने आपको बता दिया एंड इसके बाद हमारे पास आता है सर्च मेथड्स। इसकी मैं एक चीट शीट अलग से ऐड कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, या एक सेकेंड, आई विल ऐड इट लेटर। अभी हम यहीं से देख ले रहे हैं। तो सर्चिंग हमारे लिए, सर्चिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर्चिंग देखो हमारी टू टाइप्स की होती है। First is our एक second, yeah. So first is our uninformed search. इसे हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब क्या है? कि एक ऐसी सर्च टेक्निक है जहाँ पे एआई को कुछ नॉलेज नहीं होती है, वो रैंडमली एक्सप्लोर करता है सोल्यूशन, ठीक है। तो एआई सॉल्व करता है प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। तो क्या करता है कि एक्सप्लोर करता है सर्च स्पेस को यूजिंग ओनली द प्रॉब्लम डेफिनेशन, दैट इज इनिशियल स्टेट, ऑपरेटर, गोल स्टेट, बस वही यूज करके वो सॉल्व करता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है कि इसमें कोई ह्यूरिस्टिक नॉलेज इज बेसिकली कि नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे नहीं पता होता कि अच्छा भाई मैं अगर ये एक्शन लूंगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा बेसिकली, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये 6-7 मेथड्स होते हैं। देखो इसमें से बी एफ एस इज इम्पॉर्टेंट, डी एफ एस इज इम्पॉर्टेंट, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज इम्पॉर्टेंट एंड आईडीएस, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 4-5 ये इम्पॉर्टेंट है, रैंडम इतना नहीं पूछता है, ठीक है। अब देखो बीएफएस क्या होता है। बीएफएस में हम लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो इसमें क्या करता है, जैसे मान लो कि मुझे एच सर्च करना है, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम है, मुझे एच नोड तक पहुंचना है, तो ये कैसे ट्रैवर्स करता है? ये स्टार्ट करेगा लेवल 0 से। लेवल 0 पे इसने देखा ए है, ठीक है। अब ये आएगा नेक्स्ट लेवल पे, इस लेवल 1 पे, तो यहाँ पे इसने देखा बी है। देन उसके बाद इसी लेवल पे जितनी नोट्स है सबको एक्सप्लोर करेगा, बी सी डी ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएगा यहाँ पे ई एफ जी एच आई, तो ये नेक्स्ट लेवल की सारी नोट्स को एक्सप्लोर करेगा, ई एफ जी, और यहाँ पे से सोल्यूशन मिल गया एच, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल बाय लेवल सर्च करते हैं। इसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है क्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं लाइक एक ही, मतलब हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं एंड उस ब्रांच को तब तक एक्सप्लोर नहीं करते जब तक हम टर्मिनल नोड पे नहीं पहुंच जाते। तो इसमें एक्सप्लोर कैसे करता है? एंड देन बैक ट्रैक करता है। तो ए को पहले एक्सप्लोर किया, देन नेक्स्ट बी को, देन ई को, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, ये बैक ट्रैक करेगा एंड बी के चाइल्ड को एक्सप्लोर करेगा, दैट इज एफ। फिर बैक ट्रैक करेगा, ए को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है तो अब करेगा सी को, ठीक है। सी का एक ही चाइल्ड है, वहाँ पे आया जी को।
अब देन अगेन बैक ट्रैक करेगा, अगेन बैक ट्रैक करेगा एंड देन आएगा नेक्स्ट हमारा डी पे। डी के बाद ये जाएगा एच पे एंड देन बैक ट्रैक करके आई पे। ठीक है, देन बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक किया एंड ये हमारा पूरा हमने ट्रैवर्स कर लिया। सो दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसमें हम स्टैक यूज करते हैं। फिर हमारे पास डेप्थ लिमिटेड सर्च होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक लिमिट सेट कर देते हैं और हम उसी लिमिट तक एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ए से, ठीक है, तो हम ए को एक्सप्लोर करेंगे, फिर बी नोड को एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर इस वाले लेवल को। बट अगर मेरी लिमिट 1 होती तो मैं इसको एक्सप्लोर ही नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। ये बीएफएस प्लस डीएफएस दोनों यूज करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी लिमिट है 0 तो हमने ये एक्सप्लोर किया, इसके बाद हमारी लिमिट है लिमिट 1 तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे उसके दोनों नोड्स को। ठीक है, फिर लिमिट 2 है, मतलब हम लिमिट इंक्रीज करते जाते हैं बाय 1। ठीक है, मतलब हमने पहले लिमिट 0 से स्टार्ट किया, फिर एक लिमिट इंक्रीज कर दी तो लिमिट हो गई 1। अगर हमें सोल्यूशन मिल गया तो यहीं रुक जाएंगे, पर अगर नहीं मिला तो हम लिमिट को वापस एक से इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लोर करेंगे अंटिल वी फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या करते हैं कि हम उस नोड पे जाते हैं जहाँ पे हमारा लीस्ट पाथ कॉस्ट हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं डी से ए ना जाके डी से ई जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी पाथ कॉस्ट कम है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी क्यू यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बाई डायरेक्शनल सर्च। इसमें हम एक तो मतलब हम दो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, एक तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं और एक हम गोल से स्टार्ट करते हैं, एंड जहाँ पे ये दोनों सर्चेस मिल जाए वही पाथ को हम कंबाइन कर देते हैं टू फॉर्म दी सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर अनइन्फॉर्म्ड सर्च। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, तो इन्फॉर्म्ड सर्च आपका क्या होता है, ये एक सर्चिंग टेक्निक है जहाँ पे हम एडिशनल नॉलेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक नॉलेज यूज़ करते हैं ताकि हम अपने गोल तक बहुत एफिशिएंटली पहुँच पाए। मतलब मान लो कि मुझे किसी पॉइंट ए से बी जाना, मुझे नहीं पता कि ए से बी जाने में मुझे क्या कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर दो रूट्स है ए से बी जाने के, ए से सी एंड देन बी, एंड दूसरा रूट है ए से डी एंड देन डी से बी, और मुझे पता ही नहीं है कि कौन से पाथ से मुझे कम टाइम लगेगा फॉर एग्जांपल, तो मैं रैंडमली कहीं भी जाऊंगी, है ना, तो दैट्स नॉट एन एफिशिएंट सोल्यूशन। सो इसलिए हमारा इन्फॉर्म्ड सर्च जो है वो हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन देता है, क्योंकि वहाँ हमें एडिशनल नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये ब्लाइंडली चलने की जगह नोट्स को इवैल्यूएट करता है यूजिंग ह्यूरिस्टिक नॉलेज एंड चूजेस द बेस्ट पाथ रादर देन सर्चिंग ब्लाइंडली। ठीक है, तो ये ह्यूरिस्टिक नॉलेज यूज करता है। गाइडेड सर्च होता है, हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, और परफॉर्मेंस हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके हिसाब से तो आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। सो दिस इज अबाउट योर इन्फॉर्म्ड सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च। ठीक है, अब इसमें हमारा देखो, ये ए स्टार सर्च एंड हिल क्लाइंबिंग, दीज आर टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च में आप स्टार्ट करते हो रूट नोड से और हर चिल्ड्रन को इवेलुएट करते हो यूजिंग ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपको क्या बताता है कि आप जिस नोड पे खड़े हो उस नोड से लेके गोल तक की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो आप वो नोट चूज करते हो जिसमें आपको बेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू मिल रही होती है, मतलब लोएस्ट आपकी कॉस्ट लग रही होती है, और रिपीट करते जाते हो ये अंटिल गोल इज फाउंड। यहाँ पे आप प्रायोरिटी क्यू यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसमें आप क्या करते हो कि रूट नोड से स्टार्ट करते हो
और नोड को इवैल्यूएट करते हो बाय ह्यूरिस्टिक एचएन, ठीक है। हमेशा आप नोड पिक करोगे विद द लोएस्ट एचएन, एंड हम पाथ कॉस्ट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल्सो यूजेस योर प्रायोरिटी क्यू। ए स्टार सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो इवैल्यूएशन फंक्शन होता है वो होता है जी एन प्लस एच एन। अब यहाँ पे जी एन क्या होता है, मतलब अगर मान लो कि मैं एन पे खड़ी हूँ और मैं मुझे गोल तक जाना है, ये मेरा गोल है और ये मेरे स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन फंक्शन क्या करता है कि आपकी जी एन इज योर कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एन, यहाँ तक आने में आपको कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज योर जी एन। एंड एच एन इज बेसिकली कि आपको एन से लेके गोल तक जाने में क्या कॉस्ट लगी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन फंक्शन क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो इसमें आप रूट नोड से स्टार्ट करते हो और इवैल्यूएशन फंक्शन का यूज करते हो, वरना आप बस ये कंसिडर कर रहे थे कि एन से गोल पे जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये नहीं कि स्टार्ट से एंड पे जाने में क्या टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं नोड विद लोएस्ट एफ एन और एक्सपैंड करते जाते हैं until हमें गोल नहीं मिल जाता, ठीक है। हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, हिल क्लाइंबिंग में आपके पास आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हो और वही नेबर चूज करते हो जिसकी बेटर ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, और तब तक कंटिन्यू करते हो जब तक आपको कोई ऐसी ना मिल जाए जहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू बेटर एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। इसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो आई विल गिव यू अलग से, मैंने यहाँ नोट्स में स्किप कर दिया था, वो मिस हो गया है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड बाकी ये दोनों आप देख सकते हो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। so this was it about your searching techniques, and searching is very important actually। searching से क्वेश्चन आ ही जाता है। एंड नेक्स्ट जो हमारे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हमारा एक सेट ऑफ वेरिएबल होता है, जिसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्टली। देखो मान लो कि मैं सुडोकू खेल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा वेरिएबल्स क्या होंगे, देखो मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सक सॉरी वेरिएबल्स होंगे, ये मेरे 81 ब्लॉक्स होते हैं, अगर आपको पता हो 9 into 9 की मैट्रिक्स होती है ये आपकी, है ना। सो ये आपके 81 ब्लॉक्स होते हैं। सो दीज आर योर वेरिएबल्स, जिसमें मतलब आप जिसमें आपको वैल्यूज असाइन करनी है, तो वो हो गए आपके वेरिएबल। डोमेन होता है कि क्या वैल्यू आप इसमें डाल सकते हो, जैसे सुडोकू में मैं बस 1 से 9 तक कोई भी डिजिट डाल सकती हूँ, राइट, तो वो मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट होता है कि आप क्या क्या, मतलब कॉन्स्ट्रेंट मतलब रूल्स क्या क्या है, क्यों, जैसे सुडोकू में क्या होता है कि आप, जैसे अगर मैंने इस रो में 1 डाल दिया, तो मैं इस रो में कहीं भी 1 नहीं डाल सकती, इस कॉलम में कहीं भी 1 नहीं डाल सकती, और ये 3 into 3 के ग्रिड में कहीं 1 नहीं डाल सकती, राइट। तो ये हो गए मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है कि क्या होता है सीएसपी बताओ, उसके कॉम्पोनेंट्स अब आपको समझ आ गए होंगे, वेरिएबल, डोमेन, कॉन्स्ट्रेंट एंड सोल्यूशन। तो एग्जाम्पल है आपका मैप कलरिंग, जैसे आपने एक मैप ले लिया और इसमें आपका वेरिएबल क्या है कि जो भी आपके रीजन है वो आपके वेरिएबल हो गए, और डोमेन है आपका कि आपको रेड, ग्रीन या ब्लू कलर से वेरिएबल्स को कलर करना है, और कॉन्स्ट्रेंट है आपका कि आप किसी भी एडजेसेंट रीजन को सेम कलर नहीं दे सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया तो मैं यहाँ और यहाँ रेड नहीं दे सकती, तो मैं यहाँ पे मान लो ग्रीन दे दिया। अगर मैंने यहाँ ग्रीन दे दिया तो मैं यहाँ यहाँ ग्रीन नहीं दे सकती। मान लो मैंने यहाँ ब्लू दे दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लू नहीं दे सकती, तो अगेन मैं यहाँ पे रेड दे सकती हूँ क्योंकि ये तो एडजेसेंट नहीं है। फिर यहाँ ग्रीन दे दिया है तो मैं यहाँ पे ये रेड यहाँ नहीं, यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो ये रेड हो गया, ये मैं ग्रीन कर सकती हूँ, ये मैं रेड, अगेन रेड कर सकती हूँ। तो ऐसे करके आप मैप कलरिंग प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज सीएसपी। अब सीएसपी में नेक्स्ट जो आपके पास, ये आप एग्जाम्पल्स नोट से रिफर कर सकते हो, ये आपको पेड कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है आपका क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होता है क्रिप्ट अर्थमेटिक प्रॉब्लम में, इसमें हर एक लेटर को आपको एक वैल्यू असाइन करनी होती है। ये आपके वेरिएबल्स हो गए, इन्हें आपको 0 से 9 के बीच में कुछ वैल्यू असाइन करनी होती है।
सच दैट अर्थमेटिक एडिशन होल्ड करे। जैसे अगर ये वन कर दी मैंने डी को और ये भी वन कर दी, तो आपकी टी की वैल्यू आपको टू ही देनी पड़ेगी। तो ये आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर से आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस वॉज मेनली अबाउट योर यूनिट वन। बाकी अगर मैं आपको एक बार एम आर क्यूज दिखाऊँ, तो जैसे मैंने अभी बताया कि डी एफ एस बी एफ एस पूछ लेता है, ए स्टार एल्गोरिदम, कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, अनइन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड सर्च, ठीक है, स्टेट स्पेस प्रॉब्लम, ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च, कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। देखो वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया था एजेंट्स के टाइप पूछ लेता है, वो है कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन, हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो यही आपके क्वेश्चंस आते हैं अगर आप नोट से एक बार अच्छे से कर लो एंड एमआरक्यूज देख लो। सो दिस विल अच्छे से कवर योर यूनिट वन, ठीक है। यही आपका थोड़ा सा लेंदी यूनिट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। सो इफ़ यू कवर दिस वेल तो यूनिट थ्री फोर तो फिर भी ईजी है। यूनिट टू अब हम एक बार देख लेते हैं। सो सी हम एम आर क्यू से एक बार स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए एंड मैं वहीं से आपको ओवरव्यू भी दे दूँ कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कवर। देखो सबसे पहले यूनिट, एक सेकेंड, हाँ। तो यूनिट टू में सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक इज रेजोल्यूशन प्रिंसिपल। अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाऊँ, या तो देखो रेजोल्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है। ये एक रूल ऑफ इन्फरेंस है। इन्फरेंस मतलब डिसीजन मेकिंग मान लो, ठीक है, जिसे आप लॉजिक में यूज करते हो, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, टू डिराइव न्यू क्लॉजेस फ्रॉम टू क्लॉजेस। ये बेसिकली आप थ्योरम प्रूविंग वगैरह के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो रेजोल्यूशन में आप दो चीजें यूज कर सकते हो कि या तो आपका मतलब हाँ, तो यहाँ पे आपके जो दो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे या तो वो अम, मतलब नेगेशन में हो सकते हैं या फिर दे कैन बी ए और बी, ठीक है। इसी फॉर्म में आपके लाइक लॉजिक लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये आ जाता है। अब मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ कि ये आपको क्लॉज गिवन है और आपको दिखाना है कि इसे सॉल्व करके दिखाना है। अगर आपका एम्प्टी क्लॉज आ जाता है इसका मतलब आपका प्रूव हो गया कि कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। जैसे ये है पी और क्यू, ठीक है। तो अगर आपको इन्हें रिजॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, पी और क्यू आपने लिया, ठीक है। अब आपको नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं देख रही हूँ कि अच्छा भाई नेगेशन ऑफ पी वाली ये स्टेटमेंट है तो मैंने ये ले लिया। अगर आप इसे रिजॉल्व करोगे ना तो ये नेगेशन और ये पी कट जाएगा। ये बस एक सोचने वाला तरीका है, बट ऐसे आपको समझ आ गया। तो अब आपके पास क्या बचा, क्यू और आर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्यू और आर आपके पास बचा, तो अब आपको चाहिए नेगेशन ऑफ क्यू या नेगेशन ऑफ आर। मैं देखा अच्छा नेगेशन ऑफ क्यू वाली एक स्टेटमेंट है वो ले लेती हूँ, तो नेगेशन ऑफ क्यू और एस, ठीक है। अब इसका मैं करूँगी रिजॉल्व, तो ये नेगेशन और क्यू वाला कट जाएगा तो ये मेरे पास बचा आर और एस। सिमिलरली आप आ जाओ नेगेशन ऑफ आर पे, तो नेगेशन ऑफ आर ये आपके पास आ गया, तो आर और नेगेशन ऑफ आर कट गया तो ये आ गया एस, और आपके पास एक स्टेटमेंट है नेगेशन ऑफ एस। तो इससे अगर आपने रिजॉल्व किया सो दिस विल गिव यू एन एम्प्टी क्लॉज, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व रेजोल्यूशन। एंड मैंने इसके एग्जाम्पल्स लेक्चर में कवर किए हैं, सो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। तो आपके पास ऐसे आ जाता है एंड दिस इज़ हाउ यू कैन राइट इट। जो मैंने अभी एग्जांपल दिए वो आप लिख के दिखा सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि सिंबॉलिक रीजनिंग क्या होती है, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होती है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग क्या होती है। तो देखो सिंबॉलिक रीजनिंग, ये सिंबॉलिक रीजनिंग का मतलब होता है कि वो रीजनिंग जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज जो कर रहे हो, मतलब आप नॉलेज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो नंबर्स की फॉर्म में करते हो इंस्टेड ऑफ लाइक मैनुअली राइटिंग है, ठीक है। तो इसमें आप सिंबल्स यूज करते हो लाइक फैक्ट, रूल्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड अप्लाई लॉजिकल रूल्स टू डिराइव न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया, सॉरी सिंबॉलिक में न्यूमेरिकल नहीं,
वो स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में आता है। सिंबॉलिकल में मतलब आप सिंबल्स यूज करते हो, सिंबल मतलब फैक्ट्स हो गए, आपके रूल्स हो गए। तो दैट इज योर सिंबॉलिक रीजनिंग। जैसे अगर जैसे एग्जांपल इज कि इफ रमेश इज अ स्टूडेंट एंड ऑल स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर एग्जाम, देन रमेश इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आपने क्या क्या सिंबल यूज किए, रमेश, स्टूडेंट, एलिजिबल, एग्जाम, ऐसे करके। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। देखो सबसे पहले हमें मोनोटोनिक रीजनिंग समझना पड़ेगा। मोनोटोनिक रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि इट अलाउज यू टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन। मान लो कि मैंने पहले पहले अपने एआई को दो चीज़ें बताई थी कि अगर ए और बी है तो उसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में क्या होता है कि अगर आपने बताया कि ए और बी, उसका आंसर सी है, तो ये हमेशा के लिए उसके लिए यही रहेगा। अगर आप उसे बाद में बोल रहे हो कि नहीं भाई ए बी है तो उसका आंसर तो डी होगा, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका आंसर चेंज नहीं होगा, यही रहेगा जो उसने कंक्लूजन निकाली थी। नॉन मोनोटोनिक इसका उल्टा हो गया कि ये अलाउ करता है कि आप न्यू कंक्लूजन्स ऐड कर सकते हो अगर आपके पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आई। जैसे मैंने पहले अगर बोल दिया अपने एआई को कि बर्ड्स फ्लाई करती है और ट्वीटी एक बर्ड है, तो मोनोटोनिक रीजनिंग में वो इन दोनों से कंक्लूजन निकाल लेगा कि भाई ट्वीटी भी फ्लाई कर सकती है। बट अगर मैंने मोनोटोनिक रीजनिंग में बाद में उसे बताया कि भाई ट्वीटी तो पेंगुइन है और पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकती, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसके फिर भी यही रहेगा कि ट्वीटी एक बर्ड है। बट नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दी तो ये न्यू कंक्लूजन बना लेता है और सेव कर लेता है, ठीक है। फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल रीजनिंग पूछ लेता है। स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो आप, बेसिकली प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो। इसमें आपका बेस थ्योरम वगैरह आ जाता है, तो वो वही है इसमें, ठीक है। अभी हमने एस एस एम डी ए का एग्जाम दिया तो बेसिकली वही एस एस एम डी ए वाली मतलब स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक रीजनिंग, ह्यूरिस्टिक अब आपको पता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड या कोई आपके पास नॉलेज है वो आप यूज़ करते हो टू फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ जाता है आपके पास इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि आप जनरलाइज मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हो टू फॉर्म जनरल रूल्स, ठीक है। डिडक्टिव क्या होता है कि आप जनरल इंफॉर्मेशन को यूज करते हो टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि द सन हैज राइजन एवरी डे, तो आपने इससे जनरल इंफॉर्मेशन बना ली कि सनराइज तो कल भी होगा, ठीक है। डिडक्टिव क्या होता है कि आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन थी और आपने उससे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बना ली, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन, ये आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन थी। इससे आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बना ली कि सोक्रेट्स भी मॉर्टल है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग बेसिकली होता है कि आप फैक्ट से स्टार्ट करते हो और फैक्ट्स की हेल्प से मतलब आप फैक्ट से स्टार्ट करते हो एंड फिर गोल तक जाते हो। बैकवर्ड चेनिंग होता है कि आप गोल से स्टार्ट करते हो फिर बैक ट्रैक करते हो टू फाइंड द फैक्ट या रूल जो अप्लाई होगा उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चेनिंग, ठीक है। इसके बाद आपके पास है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो एवरीवन लाइक्स राम, तो एवरीवन का सिंबल होता है फॉर ऑल, और एग्जिस्टेंशियल का सिंबल होता है ई एक्स, ठीक है। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हैंडलिंग अनसर्टेनिटी पे आपके पास आ जाता है, तो कैसे करते हो आप, वो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये आपके पास रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन है, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग पे क्वेश्चन है। तो वही आपके पास ये देखो, रेजोल्यूशन एंड मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग अभी हमने डिसाइड की, तो सॉरी डिस्कस की, तो वही है। सिमिलरली प्रेडिकेट लॉजिक है आपका, फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग हमने डिस्कस की। सिंबॉलिक रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी मैं एक बार बता देती हूँ। सिंबॉलिक रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आप सिंबल और रूल्स का यूज करते हो, जैसे फजी लॉजिक वगैरह हो गया, तो इसमें अनसर्टेनिटी आप हैंडल कर रहे होते हो। और स्टैटिस्टिकल तो वही कि आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। सो देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये यूनिट 2 का जून एंड सेम था, ठीक है। ये आपके पास यूनिट
जून एंड सेम 2024 था, ये 2025 था। एंड इसमें मैंने आपके ये मिड सेम के क्वेश्चंस डाले हुए थे, जो इस बार का मिड सेम था ना वही। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सब थ्योरेटिकल बेस्ड है, बस नोट्स अच्छे से कर लो, एक बार लेक्चर देख लो तो वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। एंड दिस कम्प्लीट्स योर यूनिट 2। एक बार मैं आपको चीट शीट से दिखा देती हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इश्यूज क्या क्या होते हैं। फ्रेम प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब जैसे आपके एआई को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि क्या चेंज हुआ और क्या चेंज नहीं हुआ आफ्टर एन एक्शन। जैसे अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ और मैं इस रूम से दूसरे रूम में जाती हूँ, तो इस रूम की लाइट्स ऑन है, मैं मतलब मैंने एआई को बस ये बताया कि मैं इस रूम से इधर दूसरे रूम में चली गई, तो उसे ये समझ नहीं आता कि अभी भी गेट ओपन है या नहीं, अभी भी लाइट्स ऑन है या नहीं। तो ये फ्रेम प्रॉब्लम होती है। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, इसमें आप क्वांटिफायर्स वेरिएबल वगैरह यूज करते हो। ठीक है, क्वांटिफायर्स आपके क्या हो गए, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। ठीक है, प्रेडिकेट्स हो गए आपके, फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स वगैरह यूज करते हो। ठीक है, रेजोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये रहा आपका सिंबॉलिक रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिकल, ये तीनों ही आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यूनिट 3 का देख लेते हैं। देखो यूनिट 3 में एक्चुअली यूनिट 3 एंड 4 दोनों में ही काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सो दैट्स लाइक स्कोरिंग फॉर यू गाइज। ओके, तो यूनिट 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अल्फा बीटा ट्यूनिंग। सबसे पहले तो गेम प्लेइंग वगैरह देख लेना कि डेफिनेशन क्या होती है उसके, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनिशियल स्टेट, रूल्स, प्लेयर्स, टर्मिनल स्टेट, यूटिलिटी। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है मिनीमैक्स एल्गोरिदम। मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, आई विल रीलोड दिस वंस। हाँ, तो देखो मिनीमैक्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए होती है मैक्स की वैल्यू। ठीक है, कि मैक्स जो लेवल है हमारा, मैक्स मतलब रूट जो है उसकी हमारी बेस्ट मूव क्या होगा फॉर मैक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विद आर टर्मिनल नोड्स। ठीक है, तो हमारा जो रूट नोड होता है दैट इज आर मैक्स, उससे नेक्स्ट नोड इज मिन, एंड देन उससे नेक्स्ट नोड इज मैक्स। तो मतलब ऑल्टरनेटिव होता है मैक्स मिन मैक्स। मैक्स क्या करता है, ट्राइज टू चूज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, लाइक मैक्सिमम सोल्यूशन। तो जैसे 3 एंड 5 है, तो 3 एंड 5 में से मैक्स विल चूज 3, सॉरी 5। बट यहाँ पे देखो, यहाँ तो 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो डायरेक्टली 3 आपका चला गया, 5 to 9। ठीक है, अब आप मिन पे, अब मिन क्या करेगा, 3 और 5 में से मिनिमम वैल्यू चूज करेगा। सो दिस विल बी 3, एंड दिस फॉर दिस, मतलब यहाँ 2 और 9 में से 2 मिनिमम है, एंड यहाँ 0 एंड -1 में से -1 मिनिमम है। सिमिलरली यू विल बैक ट्रैक टू रूट। रूट पे क्या है, मैक्स है, मतलब आपको 3, 2 और -1 में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दैट विल बी 3। सो ये आपका हो गया मिनीमैक्स एल्गोरिदम। ठीक है, सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। अब देखो, ये मैक्स है, ये मिन है, एंड देन ये अगेन मैक्स है, तो हम क्या करेंगे, -1 और 4 में से मैक्सिमम क्या है, 4। ठीक है, यहाँ आ गया 4। फिर 2 और 6 में से मैक्सिमम क्या है, 6, तो यहाँ आ गया 6। फिर -3 एंड -5 में से -3, एंड देन 0 एंड 7 में से 7, ये आपका आ गया मैक्स। फिर आपका सेकंड है मिन। ठीक है, मैक्स से ऊपर वाले लेवल पे आपका मिन, मतलब आपको इन दोनों की मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। तो 4 और 6 में से आपका चूज हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे -3 एंड 7 में से -3। सिमिलरली यू विल बैक ट्रैक टू रूट। तो यहाँ पे मैक्स है, तो 4 और -3 का मैक्स दैट इज 4। तो ये है आपका मिनीमैक्स एल्गोरिदम। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका अल्फा बीटा ट्यूनिंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ये क्या है, ये बस एक मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है फॉर मिनीमैक्स एल्गोरिदम। मतलब देखो, मिनीमैक्स एल्गोरिदम में आप सारे नोड्स को चेक कर रहे हो, बट अल्फा बीटा ट्यूनिंग में आपको सारे नोड्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो जिन नोट्स से आपका आंसर अनइफेक्टेड रहेगा उन नोट्स को चेक ही मत करो। ठीक है, जैसे अब यही सेम एग्जांपल जो ऊपर था, अगर हम इसे मतलब अल्फा बीटा ट्यूनिंग से करेंगे तो कैसे करेंगे, जो आपका मैक्स है उस पे यू विल डिफाइन अल्फा, मिन पे बीटा, एंड मैक्स पे अगेन अल्फा। ठीक है, तो अब आप आ जाओ, आप मतलब आपने स्टार्ट किया -1 से,
तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू कब अपडेट होगी? अल्फा की वैल्यू तब अपडेट होगी जब आपके पास -1 से बड़ी वैल्यू आएगी, राइट? क्योंकि ये मैक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नोड चेक करेंगे, वो आया 4, तो आपकी वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब आप गए ऊपर, आपने बीटा को जो आपकी अल्फा की वैल्यू थी वो दे दी, 4 है अल्फा की वैल्यू तो हमने वही दे दी। अब बीटा क्या करता है, मिनिमम वैल्यू लेता है, मतलब अगर बीटा की वैल्यू अभी 4 है तो वो 4 या 4 से छोटी वैल्यू ही लेगा। तो अब मैं आई नीचे, मैं चेक किया, मैं नीचे आई तो यहाँ पे 6 था, तो मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 6 कर दी। अगर मैंने ये अल्फा की वैल्यू 6 कर दी तो आपको समझ आ रहा होगा कि अच्छा भाई यहाँ अल्फा की वैल्यू 6 है और बीटा को वैल्यू चाहिए 4 या 4 से कम, मतलब 6 तो तभी अपडेट होगा ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तभी अपडेट होगी जब आपकी बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा की वैल्यू तभी अपडेट होगी जब वो 6 या 6 से बड़ी होगी। और अगर 6 से बड़ी वैल्यू आपने अपडेट कर दी यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीटा को 4 या उससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो इस नोड को हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हमने ऊपर अल्फा 4 भेज दिया। ठीक है, अब हम आए चेक करने, इधर से इधर आए एंड देन यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने -3 लिया और अल्फा को -3 दे दिया। ठीक है, अब मैं आई, मैंने बैक ट्रैक करके इस रोड नोट पे आए, मैंने बीटा को अभी -5 दे दिया। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर 4 है तो वो अपडेट कब होगी, जब 4 या 4 से बड़ी वैल्यू आए। पर अगर बीटा की वैल्यू -4 है अभी ऑलरेडी, तो बीटा की वैल्यू कब अपडेट होगी, जब -4 या -4 से छोटी वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये पूरे ट्री को आपको ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सो यही है आपका अल्फा बीटा प्रूनिंग, कि आप अनवांटेड नोड्स को हटा देते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एनएलपी। एनएलपी में क्या होता है, एनएलपी बेसिकली जैसे हम लोग तो अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं, वेदर इट बी इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच, एनीथिंग। ठीक है, बट मशीन की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। सो एनएलपी वही ब्रिज क्रिएट करता है ताकि मशीन्स भी हमारी लैंग्वेज को समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, और फिर खुद भी हमसे ह्यूमन लैंग्वेज में ही बात करें। सो वही होता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यू कैन रीड द डेफिनेशन। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है कि फेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो लेक्सिकल फेज होता है कि पहले आप वर्ड्स को तोड़ लेते हो, जैसे आई वॉन्ट टू प्रिंट बिल्स, ये सब आपने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर दिया। फिर होता है आपका सिंटैक्टिक फेज, इसमें आप ग्रामर चेक करते हो। नेक्स्ट होता है आपका सिमेंटिक फेज, इसमें आप सेंटेंस का मीनिंग चेक करते हो। फिर आपके पास होता है प्रेग्मेटिक फेज, इसमें आप कॉन्टेक्स्ट निकालते हो कि अच्छा आपके आपका, चलो हमने ग्रामर चेक कर लिया, हमने मीनिंग चेक कर लिया, अब हम इंटेंट चेक करते हैं कि एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन कहना क्या चाह रहा है। एंड लास्ट होता है आपका डिस्कोर्स इंटीग्रेशन या फिर रिस्पॉन्स जनरेशन। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें आपसे टेक्निक्स पूछ लेता है, तो ये एक बार देख लेना, एनएलपी के एप्लीकेशंस देख ले पूछ लेता है, तो ये सब एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, फिर जेनेटिक लर्निंग है, अम, और फिर लर्निंग एंड लर्निंग के टाइप्स आ जाते हैं। अब एक बार मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं। सो देखो, सबसे पहले वही, एक सेकेंड, यही है ना, अम, ये हाँ, सी। तो जैसे यहाँ पे आपको कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा कि अम, क्या होता है। ये रहा एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अम, उसके बाद आपसे एनएलपी पूछ लेता है, उसके टाइप्स पूछ लेता है। यहाँ पे है टाइप्स आपके क्या क्या होता है, जैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए या मीनिंग के लिए, मतलब जो आपके फेजेस है वही ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी न्यूरल नेटवर्क लर्निंग और जेनेटिक लर्निंग में डिफरेंस पूछ लेते हैं। जेनेटिक लर्निंग बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक लर्निंग में आप एक सेकेंड, यूनिट 3। हाँ, सो व्हाट इज जेनेटिक लर्निंग, जेनेटिक लर्निंग इज बेसिकली कि आप
नेचुरल इवोल्यूशन से इंस्पायर होते हो, लाइक इसमें आपका सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ऐसी चीज़ें यूज़ होती है। मतलब क्या बेसिक आइडिया क्या है कि आपने कुछ रैंडम सोल्यूशन से, रैंडम पॉपुलेशन से स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये मान लो कि आपने कुछ एक रैंडम सोल्यूशन बनाया। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी फिटनेस चेक करोगे। फिटनेस मतलब कि कितना ठीक है वो चीज़ चेक करोगे, ठीक है। अब अगर आपको आपको पता चल गया कि कितना ठीक है, कितना गलत है, कितना अच्छा है, तो उसके बाद आप बेटर सोल्यूशन ट्राई करोगे फाइंड करने का, ठीक है। अब बेटर सोल्यूशन जब आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, एक न्यू सोल्यूशन बनाओगे यूजिंग क्रॉसओवर। मतलब इस सोल्यूशन एंड इस सोल्यूशन को यूज करके आप एक न्यू सोल्यूशन बनाओगे बाय कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद आप म्यूटेशन करोगे। म्यूटेशन मतलब कुछ रैंडम थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए ताकि डाइवर्सिटी भी बनी रहे, ठीक है। और फिर रिपीट करते जाओगे अंटिल द बेस्ट सोल्यूशन इज फाइन फाउंड, ठीक है। तो यह होता है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम। अब ये आपको 2025 का पेपर था जो मैंने अभी दिखाया। बाकी अम, ये देखो, यूनिट 3, मतलब ये जून एंड से 2024 का पेपर है। इसमें आपसे क्या पूछा है, अल्फा बीटा प्रूनिंग वही पूछा है, फिर एनएलपी और उसके चैलेंजेस, ये भी आपको नोट्स में मैंने कवर कराया हुआ है कि चैलेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। अम, एक सेकेंड, या उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिदम अभी आपको दिखाया वही। बाकी आपसे इसमें लर्निंग बाय एनालॉजी, इंडक्टिव लर्निंग और एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग पूछ लेता है। एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग बेसिकली होता है कि जिसमें आप नई इन्फॉर्मेशन लर्न करते हो बाय यूजिंग डोमेन थ्योरी टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन। मतलब आप डोमेन नॉलेज और ऑब्जर्वेशन दोनों यूज़ करते हो टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो कि मैंने आपको बता दिया, मतलब मान लो हेल्थ केयर फील्ड में मैंने आपको कुछ डिसीजेस के सिम्टम्स बता दिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग है कि कुछ नॉलेज, डोमेन नॉलेज मैंने आपको दे दी और कुछ आप ऑब्जर्वेशन से सीखते रहोगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्या क्यों हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसने कुछ सोल्यूशन बताया तो ऐसा होता है कि अगर उसने कुछ सॉल्यूशन बताया तो वो खुद एक्सप्लेन भी कर पाएगा, ठीक है, कि इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है और न्यू नॉलेज भी बना पाता है, ठीक है। एंड इसका टाइप इसकी मॉडल बेस्ड है। सो दिस वाज इट, या सो इस बार के पेपर, ये मिड सेम था अभी जो हमारा 2026 वाला, इसी सेम में जो मिड सेम हुआ था ये, उसमें क्वेश्चंस आए थे कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग पे शॉर्ट नोट लिखो, तो जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी एनएलपी आया था, उसके फेजेस और एग्जांपल्स। देन अगेन अल्फा बीटा प्रूनिंग आया था एंड न्यूरल नेटवर्क लर्निंग आया था, ठीक है। वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो यही है बेसिकली यूनिट 3 में। मतलब यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स कि इसमें 6 टॉपिक्स हैं। गेम प्लेइंग में ये आपका मिनीमैक्स और अल्फा बीटा प्रूनिंग आ जाता है। फिर उसके बाद एनएलपी है, जेनेटिक लर्निंग है, और लर्निंग के कुछ टाइप्स है उसमें बेसिकली। मतलब यूनिट 4 में भी पूछ सकता है वो लर्निंग के टाइप्स। तो दिस वॉज इट अबाउट योर यूनिट 3। अब एक बार यूनिट 4 भी देख लेते हैं, यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यूनिट 4 में क्या-क्या आपसे पूछ लेता है। यूनिट 4 में सबसे पहले फ़ज़ी लॉजिक सिस्टम देख लेना, ठीक है। फ़ज़ी लॉजिक सिस्टम इज़ बेसिकली, देखो, कि कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू या फ़ॉल्स हो हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज वेदर कैसा है, या क्या आज वेदर हॉट है, मतलब क्या आज गर्मी है। तो मान लो कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या आज गर्मी है, तो मैं बोलूँगी हाँ बहुत गर्मी है। बट यूजुअली क्या होता है कि आंसर इज इन येस और नो, ठीक है। सिस्टम बाइनरी में डील करता है, मतलब 0 और 1 में, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो फजी लॉजिक सिस्टम वही होता है कि ये ट्रू और, मतलब 0 और 1 वैल्यू से डील करने की वजह बजाय जो उसके बीच में 0 एंड 1 के बीच में फजी वैल्यूज होती है उनसे डील करता है। जैसे टेम्परेचर इज नॉट जस्ट हॉट और कोल्ड, इट कैन बी समवॉट हॉट, वार्म, वेरी हॉट, एक्सेट्रा, कि कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब फजी लॉजिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, फजीफिकेशन होता है, पहले रूल बेस होता है, उसका एक इन्फ्रेंस इंजन होता है, और फिर डीफजिफिकेशन होता है। इसमें नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है मेंबरशिप फंक्शन।
तो मेंबरशिप फंक्शन एक बार देख के जाना, इसके टाइप्स पूछ लेता है। तो कोई भी 2 या 3 टाइप अच्छे से लर्न कर लो। शेप मतलब फॉर्मूला की इतनी नीड नहीं है, ग्राफ कर लो और उसका डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन होता क्या है, ये बताता है कि जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि 0 एंड 1 के बीच में कोई वैल्यू लाई कर रही है, तो कितना, मतलब कितना वो किस, मतलब मैं कह रही हूँ 0 और 1 के बीच बिलोंग कर रही है, तो मतलब इस सेट में कितना बिलोंग कर रही है, डिग्री टू विच एन इनपुट इनपुट बिलोंग्स टू अ फजी सेट, वही होता है आपका मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। सो ये भी पूछ लेता है। उसके बाद आपके पास आता है परसेप्शन एंड एक्शन, ये एजेंट वाली चीज़ जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी वही है बेसिकली। तो उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास यूनिट 4 में, दैट इज़ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ये एक एआई प्रोग्राम होता है जो नॉलेज और इन्फ्रेंस टेक्निक्स को यूज़ करता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ स्पेसिफिक डोमेन एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट। मतलब बेसिकली जैसे डॉक्टर्स है तो वो हमारे एक्सपर्ट्स है, राइट। इंजीनियर्स है, लॉयर्स हैं, तो वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम भी एक वही एआई प्रोग्राम है जो नॉलेज और टेक्निक्स वगैरह यूज़ करता है ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। अब इसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है कि एक यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे, यूज़र इंटरफेस से। फिर आपका एक इन्फ्रेंस इंजन होता है, इन्फ्रेंस इंजन इज़ लाइक द ब्रेन, कि ये यही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। नॉलेज बेस होता है, इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो, फैक्ट रूल्स। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, या तो आपने वैसे इंटरनेट वगैरह से ले ली, बाकी आपने नॉलेज एक्विजिशन किया फ्रॉम ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉलेज बेस। उसके बाद इसमें एक वर्किंग मेमोरी होती है, जैसे बहुत सारे यूज़र यूज़ करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम को, तो जिस करंट यूज़र के साथ वो डील कर रहा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है इन दी वर्किंग मेमोरी, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली यही है। फिर आपका आता है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। ये क्या करता है कि जैसे आपका एक डेटा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ है, तो उसे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है कि जो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें क्लस्टर्स बना दिए। के का मतलब होता है कि कितने क्लस्टर्स होंगे, के इज़ नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना आप। इसके बाद मशीन लर्निंग पूछ लेता है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि ये एआई की ही एक फील्ड है जिसमें हम अलाउ करते हैं कि कंप्यूटर्स डेटा से लर्न कर पाए, मतलब हमें मैनुअली सब चीज़ प्रोग्राम ना करनी पड़े, वो खुद डेटा से लर्न करके डिसीजन ले पाए या प्रिडिक्शंस कर पाए। सो दैट इज़ मशीन लर्निंग। अब उसके टाइप्स भी होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग जिसमें आप इनपुट और आउटपुट दोनों देते हो, लेबल्ड डेटा देते हो, मतलब इनपुट आउटपुट देते हो। अनसुपरवाइज लर्निंग होता है जिसमें आपने बस डेटा दे दिया और फिर आपका सिस्टम खुद आइडेंटिफाई करेगा पैटर्न, स्ट्रक्चर वगैरह को। सो दैट इज़ योर अनसुपरवाइज लर्निंग। एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके आपका सिस्टम सीखता रहता है। मतलब जैसे उसने कुछ ठीक एक्शन लिया तो उसे रिवॉर्ड मिला, कुछ गलत एक्शन लिया तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ी। इस टाइप से आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपसे क्या पूछ लेता है कि मशीन लर्निंग में इश्यूज़ क्या-क्या आ सकते हैं। जैसे अगर क्वालिटी ऑफ डेटा आपने अच्छा नहीं दिया, क्योंकि मशीन लर्निंग तो डेटा से ही सीख रहा है ना, तो आपको डेटा अच्छा देना पड़ेगा कि एकदम ठीक डेटा दो। बाकी इनसफिशिएंट डेटा नहीं होना चाहिए। फिर ओवर फिटिंग हो सकती है। ओवर फिटिंग मतलब कि मॉडल, मतलब जैसे आपने डेटा दिया बट अगर आपने डेटा मतलब दे दिया और मॉडल ने लर्न कर लिया उससे, बट मतलब कई बार क्या होता है कि जो आपने डेटा दिया उस पे तो आपका मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बट जो आपने डेटा नहीं, मतलब जब आप उसे टेस्ट कर रहे हो नए डेटा पे तो वो अच्छे से वर्क नहीं करता, दैट इज़ ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग क्या होती है कि मॉडल बहुत सिंपल है और फिर मतलब पैटर्न वगैरह इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी इररेलेवेंट फीचर्स उसमें डाल दिए, है ना, ये सब आपके चैलेंजेस आ सकते हैं। बाकी टाइप्स क्या क्या होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री, मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी बेसियन नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है। बेसियन नेटवर्क इज़ बेसिकली कि आप प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हो
इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जैसे अलार्म है, ये देखो, देखो अलार्म किस पे डिपेंड कर रहा है कि चोरी हुई या अर्थक्वेक आया तो अलार्म बजेगा। तो अलार्म किस पे डिपेंडेंट है? बर्गलरी एंड अर्थक्वेक पे, ठीक है। एंड ये किस पे डिपेंडेंट है? ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब जॉन कॉल्स, ये जॉन कॉल करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? अलार्म पे, तो ये अलार्म पे डिपेंडेंट है। एंड मैरी कॉल्स किस पे डिपेंड करता है? अलार्म पे, तो ये आपका अलार्म पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज योर बेसिकली बेसियन नेटवर्क में आप कैसे शो करते हो, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, मतलब दे आर जस्ट एग्जांपल्स, ऐसे अलग से नहीं पूछता है, बट पूछ लेता है कि एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो बेसियन नेटवर्क। तो ये आप लेक्चर से देख सकते हो कि हाउ डू यू डू दैट, ठीक है। अब मैं अगर आपको क्वेश्चंस दिखाऊं एक बार कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सो ये है आपका यूनिट 4 का, मतलब ये लास्ट ईयर का पेपर आया था। देखो, एक्सपर्ट सिस्टम का आर्किटेक्चर जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जैक्टली वही है। फिर बेजियर नेटवर्क समझाओ, और रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन एन अनसर्टेन डोमेन, तो ये जो मैंने अभी बताया आपको ये भी वही है। फिर के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ये रहा। एंड सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, ये रहा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो, मतलब 4-5 टॉपिक्स है यूनिट 4 में, उसी से पूछा हुआ है। जैसे ये देखो 2024 का पेपर है, इसमें फजी लॉजिक पूछा, मशीन लर्निंग पूछा, बेजियर नेटवर्क पूछा था, एंड के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। तो मतलब बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उसी से क्वेश्चन आता है कि या तो फजी लॉजिक पूछ लेगा, एक्सपर्ट सिस्टम पूछ लेगा, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, या फिर बेजियर नेटवर्क। ये ही 5 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ये इस बार का मिड सेम था, उसमें एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में आया था, बेजियर नेटवर्क के बारे में पूछा था, मेंबरशिप फंक्शन, और क्रिस्प सेट एंड फजी सेट, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो ये आप एमआरक्यू वाले इस पीडीएफ में रीड कर सकते हो। एंड यही सारे क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऐड कर दिया। मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, कि 3-4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है, 24 और 25 एनसम के। सो दिस वाज इट अबाउट योर एआई। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब आपको एक बार ओवरव्यू लग गया है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है या फिर नोट्स वगैरह अच्छे चाहिए, सो यू कैन परचेज द बैच। बाकी ये चीट शीट आपको मिल जाएगी। एंड एमआरक्यू वगैरह एंड में आई विल जस्ट सजेस्ट कि एमआरक्यूज देख के चले जाना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। सो मैंने इसमें पिछले 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कवर किए हैं, एंड मिड सेम के भी पेपर कवर किए हैं। सो दिस विल ऑलमोस्ट कवर योर एवरीथिंग, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करना।